फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। आई एम निकिता और आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो सीटेट में आ सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक्स को देखा गया है क्वेश्चंस में, तो वैसे ही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे देंगे। तो ये जो है वीडियो 2-3 पार्ट में रहेगी। इस पार्ट में मैं आपको जो भी शॉर्ट टॉपिक्स हैं सीटेट के वो अच्छे से क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जिनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके पास। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। इनको आप एक बार अच्छे से सुन लेना, एंड तक वीडियो को देख लेना, ताकि उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं तो आपको थोड़ी आसानी होगी उनको सॉल्व करने में। ओके, सबसे पहले देखो पियाजे। सबसे पहला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पियाजे का। पियाजे ने दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने बोला कि जो बच्चा है उसके दिमाग का जो विकास है हर लेवल पे अलग अलग तरीके से होता है। अगर 1 साल का बच्चा है वहीं 5 साल का बच्चा है, दोनों की थिंकिंग में जो है अंतर आता है। क्यों? क्योंकि उनकी एज बढ़ने के साथ उनके थोड़े जो दिमाग है उसका विकास होने लगता है। हाँ, इस वजह से उसकी जो थिंकिंग है चेंज होने लगती है। और इसके साथ ही इन्होंने दिया कि जो बच्चा है वो संरचनावाद के बारे में इन्होंने बोला कि बच्चा खुद से ही ज्ञान की संरचना करता है, ज्ञान का विकास करता है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चा खुद से सोचता है। अपने एज के साथ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी जो क्षमता है वो विकसित होती जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हाँ, फिर वाइगॉट्स्की है, ये वाइगॉट्स्की है, पूरा नहीं लिखा है इसमें। हाँ, वाइगॉट्स्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में ही बोला। इन्होंने बोला कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो तो होता है, लेकिन उसमें इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि जो पियाजे हैं उन्होंने बोला कि नहीं, इन्वायरमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि बच्चा खुद ही बड़ा होता रहता है तो वो खुद से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देता है। लेकिन वाइगॉट्स्की ने बोला कि नहीं, अगर बच्चा अपने इन्वायरमेंट से अंतर क्रिया करेगा तो उसके जो दिमाग का विकास है और अच्छे तरीके से होगा और बेहतर तरीके से होगा। और इन्होंने है जो JPD दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आप यहाँ ध्यान दो कि वाइगॉट्स्की और पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर मैंने अच्छे से सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाके इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर लो। तो जो मैंने अभी इतना आपको बताया है उतने से आपका जो है पेपर में कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। उस वीडियो को देखोगे तो और अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। ओके, तो वो देख लेना आप, सीटेट की वीडियो में होगा वो। थर्ड है हमारा जेएस ब्रूनर। जेएस ब्रूनर है, इन्होंने डिस्कवरी मेथड दिया था जिसमें कि बच्चा जो है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से खोजता रहता है, ढूंढता रहता है। हाँ, जैसे इन्होंने बोला कि आप एग्जांपल देखो कि अगर मैं 4 × 3 करती हूँ तो ये आ जाए 12। और बच्चा इसका और क्या सोल्यूशन देख सकता है कि अगर मैं 4 को 3 बार लिखती हूँ ऐसे 4 + 4 तो भी ये 12 हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बच्चा खुद से सोचता है। इसी तरीके से साइंस में आपने कुछ दिया बच्चे को तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है वो। तो ऐसे छोटे छोटे जो सॉल्यूशन बच्चा करता है वो ही जो है डिस्कवरी मेथड के अंदर आते हैं। फिर आता है स्काई फोल्डिंग वर्ड, जो कि एक्सटर्नल सपोर्ट होता है। जब आपके सपोर्ट में टीचर्स होते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम की या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, तो आप क्या सपोर्ट लेते हो? अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से। तो उस सपोर्ट को ही स्काई फोल्डिंग कहते हैं। जो वर्ड है वो ब्रूनर ने ही दिया था। इन्होंने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी दिया। इसमें क्या था कि बच्चा के कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं उसके बारे में बताया गया था। जैसे कि अगर मोर हो गया, चील हो गई, बत्तख हो गई, तो इनके बारे में बच्चा क्या कॉन्सेप्ट निकालेगा कि ये सब उड़ते हैं तो ये पक्षी हैं। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता है बच्चे का, उसके बारे में भी जेएस ब्रूनर ने बताया था। फिर आता है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है ह्यूरिस्टिक मेथड दिया। अब देखो, डिस्कवरी मेथड जो कि जेएस ब्रूनर ने दिया और ह्यूरिस्टिक मेथड, दोनों में ही आपको किसी न किसी चीज़ की खोज करनी है, डिस्कवरी करनी है। लेकिन जो ये आर्मस्ट्रॉन्ग का ह्यूरिस्टिक मेथड है वो एक न्यू अप्रोच की बात करता है, जबकि जो डिस्कवरी मेथड है वो न्यू अप्रोच की बात नहीं करता है। वो बस छोटे लेवल पे जो छोटी मोटी सॉल्यूशन बच्चे खुद से निकालते हैं उसके बारे में है, जो कि स्टूडेंट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड जो है बड़े लेवल का होता है, जिससे कि जो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन है वही कर सकता है। अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके जब कोई व्यक्ति न्यू अप्रोच को डेवलप करता है वही होती है ह्यूरिस्टिक मेथड में। ओके, जैसे एक्शन रिसर्च करना, वो सब इसके अंदर आएगा। फिर सिगमंड फ्राइड आते हैं। सिगमंड फ्राइड ने जो थे 3 टाइप के बल दिए। बल, ये जो है लॉ होगा, बल दिए जिसमें था, उन्होंने बोला कि किसी भी इंसान को ये जो 3 तरीके के फोर्स होते हैं वो प्रभावित करते हैं, जिसमें कि एक होता है सेक्स, अग्रेशन और अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अब सेक्स होता है जो कि बच्चे में जन्म से ही कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उसी में सेक्स एक होता है जो कि हर इंसान को सिखाना नहीं पड़ता, वो पहले से उसका सीख के आता है इसके बारे में। अगर इसको आपने सही टाइम पे कंट्रोल कर दिया तो वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद आता है अग्रेशन। अग्रेशन में क्या होगा कि हर इंसान को गुस्सा आता है। अगर उसके गुस्से को कंट्रोल कर दिया गया, जैसे कि कुर्सी को फेंक देना, दरवाजे को धक्का मार देना, इस तरीके की जो हरकतें बच्चे करते हैं, तो वही अगर उसको कंट्रोल कर लिया गया तो वो एक सही डायरेक्शन में जाएगा, उसमें कंट्रोल नहीं हुआ तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर आता है अनकॉन्शियस माइंड, मन, जिसमें कि इन्होंने बोला कि हमारे ज़्यादातर जो काम है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में
स्टोर होते जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे होते हैं। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी? आपके अवचेतन मन में। और इसके बारे में उन्होंने बोला कि 90% जो है हमारी पर्सनैलिटी को ये एक तरीके से प्रभावित करता रहता है। और इन्होंने बोला कि जो अर्ली चाइल्डहुड है बच्चे का, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, उसमें अगर आपने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो आपका जो बच्चा है वो बहुत आगे बढ़ेगा। अर्ली चाइल्डहुड से उनका मतलब था 0 to 2 एज के जो भी बच्चे होते हैं उनको जितना ज़्यादा आप प्यार दे सकते हैं उतना देना चाहिए, ताकि वो आपके साथ सिक्योर फील करें। और इसी तरीके से वो जब बड़े होंगे तो आपके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे और उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से होगा। उसके बाद जो है इन्होंने बोला 3 टाइप के जो है मन होते हैं, जिसमें एक होता है चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। जिस माइंड से अभी आप मेरे को सुन रहे हो वो आपका चेतन मन है। तो ये जो होता है 10% होता है, और जो अवचेतन मन होता है वो आपका 90% होता है। जो आपकी दबी इच्छाएं, जो आपने कभी सोचा था करने का लाइफ में, वो आपने नहीं किया, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाके स्टोर हो गई? आपके अवचेतन मन में। उसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने बोला। उसके बाद सिगमंड फ्राइड ने पर्सनैलिटी के 3 पार्ट बताए, जिसमें फर्स्ट था इड, सेकंड ईगो एंड थर्ड इज सुपर ईगो। इड था आनंद सीकिंग होता है, मतलब इसको आनंद चाहिए, किसी भी कीमत पे इसको आनंद चाहिए, जैसे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला जो पर्सनैलिटी होता है वो यही होता है, जिसमें इसको किसी भी तरीके से आनंद की प्राप्ति चाहिए। सेकंड होता है ईगो। ईगो बोलता है कि नहीं, आपको वास्तविकता में जीना चाहिए, अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको अपनी चादर ज़्यादा नहीं पसारनी चाहिए। ओके। फोर्थ होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो पूरा आदर्शवादी होता है, जो कि पूजा पाठ में ध्यान देता है, जो बोलता है कि नहीं, हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा अच्छा बन के रहना चाहिए। ऐसी जो थिंकिंग होती है वो होती है सुपर ईगो में। और एक बैलेंस पर्सनैलिटी आपकी कब बनेगी? जब आपका जो है इड, आपका इड और सुपर ईगो, इन दोनों में जब बैलेंस होगा और आप रियलिटी में अपना जीवन है उसको जिएंगे, तब आपका जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस में रहेगा। ओके। उसके बाद देखो आता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास में गलतियाँ होंगी आपकी, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दोगे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, इसलिए इसको हमने बस यहाँ टच किया इस टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इनकी थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 7th आता है अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने सामाजिक अवलोकन अधिगम दिया, मतलब कि आप समाज में जैसे देखते हो उस तरीके से आप खुद भी अपने व्यवहार में चेंजेस लाते हो। जैसे कि आप देखो कि हीरो हीरोइन है, आपको जो हीरो हीरोइन पसंद होंगे आप उनकी तरह एक्टिंग करते हो, उनकी बोलने का स्टाइल आप कॉपी करते हो। वो सारी चीज़ें आपके ये सामाजिक जो अवलोकन होता है उससे आप सीख रहे हो। आप चाहो या ना चाहो, आपका जो माइंड है उस चीज़ों को खुद से ले लेता है। जैसे कि यहाँ बता रखा है कि एक होता है अनुकरण, इमिटेशन होता है, और एक होता है मॉडलिंग। अनुकरण में होता है कि आप अनजाने में किसी को कॉपी कर रहे हो। आपका फ्रेंड हरियाणवी है, आप उससे बात करते करते उसी की लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दे रहे हो, वहाँ पे एक अनजाने तरीके से बोल रहे हो। वहीं आपका मॉडलिंग होगा कि आप फोकस तरीके से पूरा उस व्यक्ति उसकी पर्सनैलिटी को अच्छे से फोकस करके और फिर उसको कॉपी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो अमिताभ बच्चन, उनके बोलने का स्टाइल आप उनको देख के जानबूझ के उनकी कॉपी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो मॉडलिंग होगा। और आप ज़्यादातर मॉडलिंग में उन्हीं पर्सनैलिटीज़ की कॉपी करोगे जो काफ़ी फेमस हो। ओके। और इसमें उन्होंने सोशल लर्निंग के लेवल बताए कि पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं। ओके। फिर अटेंशन। अटेंशन में होता है कि अवधारणा, आप उस पर ध्यान दे रहे हो, उस चीज़ के ऊपर आपने किसी को कोई काम करते देखा और फिर आपने उसको ध्यान दिया। फिर रिटेंशन में हो जाएगा आपने धारणा, आप संचय, अगर आपने उसको अपने दिमाग में स्टोर कर दिया। और फिर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मतलब आपने फिर आपके पास वैसी कोई सिचुएशन आई तो आपने उसको यूज़ किया, और यूज़ करने पर अगर आपको आपकी किसी ने शाबाशी की तो आप उससे मोटिवेट हो गए। इस पे उन्होंने क्या किया था, एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। एक रूम में बच्चे को बिठा दिया, उसके सामने टीवी चला दिया। और टीवी में एक डॉल को एक इंसान आके बहुत पीट रहा था। ओके। कुछ बच्चों को दिखाया गया कि एक डॉल को जो है इंसान जो है बहुत अच्छे से प्यार कर रहा था। तो जिन स्टूडेंट ने देखा कि बच्चे को उस डॉल को पीटा जा रहा है, उन स्टूडेंट को जब एक रूम में बंद करके एक डॉल दी गई तो उन्होंने भी उस डॉल को पीट दिया। और वहीं जिन स्टूडेंट्स को वो वीडियो दिखाया गया था जिसमें कि डॉल को अच्छे से तैयार किया गया, प्यार किया गया, उस उनको जिस स्टूडेंट ने देखा तो उन स्टूडेंट ने वैसे ही बिहेव किया एक रूम में जब उन्हें एक डॉल दी गई। तो इसी से अल्बर्ट बंडूरा ने अपना एक्सपेरिमेंट बताया कि हाँ, जो हम देखते हैं और उसके बाद अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो आप उस व्यवहार को अपने अंदर धारण करने के लिए पूरे रेडी हो जाते हैं। ओके। 8th है टॉलमैन। टॉलमैन ने दिया अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, मतलब साइन लर्निंग, सिग्नल लर्निंग। इसमें क्या होता है कि हर इंसान में सीखने की क्षमता होती है, हैं? और हर इंसान सीख भी सकता है, लेकिन अगर उसको सही टाइम पे सही सिग्नल ना मिले तो वो कैसे सीखेगा? इसका एक एग्जांपल आप देखो कि एक बच्चा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसको टीचर उसके हिसाब से नहीं मिला है,
तो क्या होगा, कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे जिसमें उसको डिफिकल्टी होगी, और अगर उसका टीचर उसको ठीक से नहीं समझा पाएगा तो वो बच्चा सीखना तो चाहता है, हाँ? लेकिन वो टीचर उस काबिल नहीं है कि उस बच्चे की उस पर्सनैलिटी को, उसकी जो नॉलेज है उसको और अच्छे से बढ़ा सके। तो ये यहाँ क्या आता है कि उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं बच्चे में, लेकिन उसको अगर आप सही सिग्नल नहीं दोगे, सही गाइड जो सही गाइड करने वाला है वो उसके पास नहीं होगा, तो वो कैसे उस टास्क को कंप्लीट करेगा। ओके, तो उसमें इन्होंने बोला कि हर इंसान में सीखने की क्षमता होती है, लेकिन उसके लिए उसे सही टाइम पे सही सिग्नल मिलना चाहिए। उसके बाद आते हैं सीजी जुंग। इन्होंने व्यक्तित्व के दो टाइप बताए, पर्सनैलिटी के दो टाइप दिए थे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो बच्चे खुद में ही रहते हैं, जैसे कि कुछ पर्सनैलिटी ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद, दूसरे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, वो खुद में ही लगे रहते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो कि आसपास के एनवायरनमेंट में, आसपास की सोसाइटी में घुलते मिलते रहते हैं, हर फंक्शन में पार्ट लेते हैं, तो वो आएगी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इनके बारे में सीजी जुंग ने बताया। उसके बाद जो एम्बीवर्ट है वो बाद में जोड़ा गया, जिसमें कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, और ये जो पर्सनैलिटी होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, फिर इन्होंने सामूहिक अवचेतन के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया था सीजी जुंग ने। सामूहिक अवचेतन, कि अगर कोई बात है जो उस समुदाय से रिलेटेड है या उस बच्चे से रिलेटेड है, तो उसके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें वो बात सिक्योर रहती है। जैसे कि आपने देखा कि हिटलर ने यहूदियों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, तो आज भी अगर यहूदियों के सामने हिटलर का नाम लिया जाए तो उनके अंदर जो एक तरीके से उसके प्रति, हिटलर के प्रति जो एक नेगेटिव थॉट है, जो गुस्सा है, वो निकल के सामने आ जाएगा। उसके बारे में सीजी जुंग ने बताया बताया कि ये जो है सामूहिक अवचेतन है। फिर अदर टेंट में एडलर एडलर ने बोला, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में बोला कि सबका जो इन्वायरमेंट है वो अलग होता है, तो इसीलिए उसको उसके इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग उसकी साइकोलॉजी पे हमें उससे बात करनी चाहिए। कि जैसे एडलर है ना, इनको पोलियो हो गया था, इसकी वजह से ये ठीक से, इनका एक पैर जो है काम नहीं करता था, और मतलब आसपास की सोसाइटी में बच्चे खेलते थे और ये ठीक से खेल भी नहीं पाते थे, और तो इन्होंने सोचा कि मुझे अपनी जो स्थिति है वो इस तरीके से नहीं रखनी है, हाँ? और उन्होंने खूब पढ़ाई वढ़ाई की और फिर आगे बढ़े। सेम वैसे ही इन्होंने बोला कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको जैसे कि अगर वो चल नहीं सकते तो उन्होंने अपनी एजुकेशन को अपना हथियार बना लिया और उस एरिया में आगे गए। सेम वैसे ही आप सब जो भी टीचर्स हो, फ्यूचर फ्यूचर टीचर्स हो, आप लोग भी जो चाहे वो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अब सारी और अभी सारी चिंतन, गिलफर्ड ने दिया था। अब सारी जो होता है कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, और अभी सारी होती है एक ही आंसर्स लेना किसी क्वेश्चन का। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, इसके आप अलग अलग तरीके से बहुत सारे आंसर निकालते हो कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन वही अभी सारी में होता है कि नहीं, आप एक ही किसी भी प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन हमेशा निकालते हो, ये ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होता। जैसे बुद्धिमान बच्चे होते हैं उसके लिए अभी सारी आता है, और जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं उनके लिए अब सारी आता है। ओके, आगमन विधि होती है जिसमें कि हम उदाहरण से, मतलब बहुत सारे उदाहरणों को इकट्ठा करके किसी रूल को बनाते हैं। वहीं निगमन में क्या होता है, हम नियम से, जो है कोई भी रूल होता है उससे हम एग्जाम्पल को चेक करते हैं। जैसे हरे जो आम होते हैं वो खट्टे होते हैं। ओके, हमने एक हरा आम खाया और चेक किया, यस खट्टा है, दूसरा खाया खट्टा है, तीसरा खाया खट्टा है, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि हाँ, हरे आम खट्टे होते हैं। ओके, और निगमन में होगा, आपको पहले से बता दिया जाएगा कि हरे आम जो है खट्टे होते हैं, हाँ? ये पहले से आपको रूल दे दिया गया है। अब आप चेक करोगे हरा आम खा के, यस ये तो खट्टा है, दूसरा खाया, यस ये तो खट्टा है, तीसरा खाया, यस ये तो खट्टा है, हाँ? तो आप बोलोगे हाँ, ये जो रूल था ये सही था कि हरे आम जो है खट्टे होते हैं। तो इसमें बस ये डिफरेंस है कि इसमें पहले एग्जाम्पल आता है और इसमें पहले रूल आता है। ओके, और एक और क्वेश्चन बनता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सा जाएगा, हाँ? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो एक अप्रोच होती है, उसमें आपको ध्यान देना है कि विशिष्ट के लिए हमेशा देखना कि जो विशिष्ट होते हैं वो उदाहरण होते हैं। ये याद कर लो आप, उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं, और उदाहरण किस में आते हैं, आगमन में आते हैं। तो इसलिए ये आगमन का एक सिद्धांत है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। विशिष्ट से सामान्य की ओर किसका एग्जाम्पल है, आगमन विधि का। ओके, और सामान्य से विशिष्ट किसका एग्जाम्पल है, वो निगमन विधि का। ओके, नेक्स्ट देखो 13 है, क्रिएटिविटी जो मेन है अनुवांशिकता पर निर्भर करती है। मतलब कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव होंगे, ये उनकी अनुवांशिकता पे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट में आप उसकी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं, उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ, वो और अच्छे से अपने क्रिएटिविटी को निकाले। जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, अनुवांशिकता इंटू पर्यावरण। बच्चे में ये क्वालिटी है, ये उसकी अनुवांशिकता से आई है, और अगर मैंने उसको सही इन्वायरमेंट दे दिया तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो और निखर जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ वर्ड्स में हमेशा प्रॉब्लम होती है, जो होता है टैलेंट। टैलेंट और
एक होता है वर्ड देखो गिफ्टेडनेस, प्रतिभा। तो टैलेंट क्या होता है, एक विशिष्ट एरिया में जब बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे टैलेंट, कि हाँ इसमें टैलेंट है इस चीज़ का। वो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र हो सकता है, सोशल क्षेत्र हो सकता है, आपका आर्ट से रिलेटेड कोई एरिया हो सकता है जिसमें आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, वो एक पर्टिकुलर एरिया होगा, लेकिन उसके अलावा जो एरिया होंगे उसमें आप बहुत अच्छे नहीं होंगे। ओके, वहीं एक गिफ्टेडनेस होता है कि इस तरीके का जो बच्चा होता है वो हर तरीके के चीज़ों में आगे होता है, वो डांस भी कर सकता है, वो गाना भी गा सकता है, वो सारी चीज़ों में अपने हाथ पैर मारता है। फिर 16 पे देखो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। तो इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। जब आप बच्चे को किसी काम को करने के बाद अप्रिशिएट करते हो, गुड, वेरी गुड, उसको टॉफी दे देना, कोई मेडल दे देना, उसकी पीठ थपथपा देना, ये आता है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे। उसके बाद जब आप जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो भी आपको लगेगा कि हम इसमें बच्चे को बोल रहे हैं नेगेटिव, लेकिन ये भी एक तरीके से उसको आगे बढ़ने को हेल्प करता है। इसमें क्या होगा, आप कोई भी उसको कष्टदायक परिणाम से जोड़ दोगे, मतलब कि आप बोलोगे कि पढ़ेगा नहीं तो झाड़ू मारेगा, या पढ़ेगा नहीं तो फिर बर्तन साफ करेगा। तो यहाँ पे आप ये थोड़ी चाहते हो कि आपका जो स्टूडेंट है वो बर्तन साफ करे, आप उसे एक नेगेटिव परिणाम बता रहे हो, आप उसको एक नेगेटिव सिचुएशन बता रहे हो कि अगर तुमने अभी पढ़ाई नहीं की तो आगे जाके तुमको ये काम करना पड़ सकता है, इसलिए अभी पढ़ लो। ओके, तो ये तरीके से आप बच्चे को बोल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा यस मैडम जो है सही कह रही है, अगर मैंने अभी पढ़ाई नहीं की तो फ्यूचर जो है मेरा खराब हो सकता है, इसलिए बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। तो ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जब हम बच्चे को जो काम हम कराना चाहते हैं उसके लिए हम उसको नेगेटिव फ्यूचर दिखा के डराते हैं। ओके, तो और देखो, तो ये हो गया आपका रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें कि हम चेतावनी देते हैं। एक तरीके की चेतावनी होती है जो कि काम करने से पहले होती है। इसमें मैं एक दूसरा एग्जांपल देखती हूँ कि माँ है जो अपने बच्चे को बोलती है कि अगर तूने गाली दी तो मैं तेरी पिटाई करूंगी। ओके, अब इसमें आपने क्या उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया कि पिटाई होगी, ये आपका कष्टकारक परिणाम है कि अगर तूने गाली दी तो मैं तेरे को तेरी पिटाई करूंगी। वहीं पे पनिशमेंट में क्या होता है कि मान लो बच्चे ने गाली दे दी, उसके बाद जब उसकी पिटाई हो गई तो ये हो गया उसकी पनिशमेंट, जो कि आपका वो काम करने के बाद दी जाए तो वो होता है पनिशमेंट। और सिर्फ चेतावनी दी जाए कि मतलब मम्मी ने तो बोल दिया कि अगर तूने गाली दी तो मैं तेरी पिटाई करूंगी, और बच्चे ने फिर गाली नहीं दी, तो ये तरीके की चेतावनी हो गई, इसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलेंगे। लेकिन उसके बावजूद बच्चे ने गाली दे दी, तब उसकी पिटाई हो गई असलियत में, और फिर वो हो जाएगा उसका पनिशमेंट। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखो आता है कार्ल रोजर्स जो थे, इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि इंसान अपने बारे में कैसे कॉन्सेप्ट बनाता है उसको लेकर। अब इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स के बारे में मैं क्लियर करती हूँ कि एक होता है सेल्फ इमेज होता है जो हम वास्तविक में है, मेरी जो पर्सनैलिटी रियलिटी में है, मैं जो हूँ उसके बारे में जब जो हम बोलते हैं, बताते हैं अपने बारे में, वो होता है हमारी पर्सनैलिटी। और कभी कभी क्या होता है हम खुद के बारे में गलत भी बताते रहते हैं। फिर वो एक होता है सेल्फ एस्टीम होता है मेरे खुद के बारे में सोच, हमें खुद की असलियत पता होती है कि हम कैसे हैं, वो होता है आपका सेल्फ इस्टीम। फिर होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरे और हमारी सोच जब मिल जाती है तो उसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब इसको कैसे समझोगे कि मैं अपने बारे में एक मेरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मैं ऐसी हूँ, और फिर दो चार लोग मुझे बोलते हैं कि अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, अरे तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, वो ये वो ऐसे करके आपको अगर नेगेटिव कोई बता रहा है तो फिर आपकी सोच भी क्या हो जाती है, वैसे हो जाती है कि यस मेरे से ये नहीं हो सकता, और फिर हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ख़राब बना लेते हैं कि यस मेरे से वो नहीं हो सकता। वही अगर हमारी अपने बारे में सोच ख़राब भी है लेकिन आसपास के लोग हमें बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो फिर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बढ़िया बन जाता है। ओके, तो यही सेल्फ कॉन्सेप्ट तब होगा जब दूसरे और हमारी सोच मिला के हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर होता है विल पावर में होता है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। ये सब दिया था कार्ल रोजर्स ने, इसके ऊपर बात की थी। अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप ये दे सकते हैं। उसके बाद देखो अभी कुछ टॉपिक्स हैं जो रहते हैं जिनके बारे में डिटेल बात करने की ज़रूरत है, वो है कोलबर्ग, थॉर्नडाइक, स्किनर, बुद्धि, पर्सनैलिटी, अधिगम, स्थानांतरण, मोटिवेशन, ये टी होगा। उसके बाद पावलोव की जो थ्योरी है वो सब, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, और इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जब तक इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं लाती तब तक आप इसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर देना। टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, अच्छे से पढ़ाई करो, आपको सीटेट एक बार में क्लियर करना है। ओके, तो वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप बस अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, या फिर टेलीग्राम पे जो है आप कर सकते हो मैसेज, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी और जितना हो सके आपकी हेल्प करूँगी। ओके, ओके, बाय बाय।